Next topic is programmable interval timer 8253 और 8254. टॉपिक में हमारा 8253 और 8254 है. These two are two different programmable interval टाइमर और काउंटर, हम दोनों में से कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं. हम इनको कंबाइंडली पढ़ेंगे कि कंबाइंड मैंने पिन डायग्राम बनाया है, कंबाइंड एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है. जहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी होंगी वहां पे मैं उसकी वो प्रॉपर्टी मेंशन कर दूंगी. इनको हम कंबाइंडली पढ़ने वाले हैं, ऑल्दो these are two different PITs, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज होगा PIT का. देखिए, हमने यूनिट 4 में एक टॉपिक किया था टाइमर्स एंड डिले, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि मैं टाइम डिले कैसे प्रोड्यूस कर सकती हूँ. वहां पे हमने पहले पढ़ा था बाय यूजिंग द नोप इंस्ट्रक्शन, देन बाय यूजिंग द काउंटर्स. तो जितना भी उसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल भी आपको बताए थे. सपोज यू हैव टू क्रिएट द टाइम डिले ऑफ 50 मिलीसेकंड, देन व्हाट शुड बी द काउंट. वो एक प्रोसेस था कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे टाइम डिले जनरेट करता है. बट सपोज माइक्रो प्रोसेसर को कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, सपोज वो एन टास्क परफॉर्म करा रहा है और वो ये चाहता है कि हर टास्क के बाद मेरा कुछ डिले टी सेकेंड्स का डिले आ जाए. इन दैट केस उसे क्या करना होगा, वो एक टास्क परफॉर्म करेगा, वो पूरा कोड चलाएगा वो जिससे हमारा डिले प्रोड्यूस होता था, जो हमारी 3 लाइंस लिखी थी, या नेस्टेड लूप वाली जो लाइंस मैंने अभी आपको लास्ट यूनिट में कराई थी, जिसमें हमें काउंट इनिशियलाइज करते थे, देन डिक्रीमेंट एंड देन जंप विथ नोट 0 टू बैक. वो तीनों लाइंस वो क्या करेगा, एक टास्क परफॉर्म करेगा, 3 लाइन एग्जीक्यूट कराएगा वो, देन दूसरा टास्क फिर से वही एग्जीक्यूशन कराएगा. तो सपोज उसके पास 100 टास्क हैं, तो उसे बार बार क्या करना पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर एक टास्क कंप्लीट करके फिर वो टास्क को बीच में रोकेगा, वो डिले प्रोड्यूस करेगा, देन टास्क को फिर शुरू करेगा, फिर कंप्लीट हुआ, फिर डिले प्रोड्यूस करेगा. इससे क्या होता है कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड पे भी फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है पूरे ऑपरेशन में. इसके लिए वो डिले प्रोड्यूस करने के लिए मैं एक एक्सटर्नल डिवाइस का यूज कर सकती हूँ, दैट इज 8253 और 8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर. अब मुझे माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन को नहीं रोकना पड़ेगा बीच में, मेरे पास एक एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड है. माइक्रो प्रोसेसर अपनी स्पीड को स्लो नहीं करेगा अब, माइक्रो प्रोसेसर को क्योंकि उस कोड पे जाने की जरूरत ही नहीं है. जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, वो डिले ऑलरेडी एक एक्सटर्नल डिवाइस ने दे दिया. इससे क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कम नहीं होती है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम हो जाती है. दैट्स वाई अगर हमें टाइमिंग डिले प्रोड्यूस कराना है, वी कैन यूज और वी कैन इंटरफेस PIT 8253 और 8254 विद माइक्रो प्रोसेसर. ये पर्पस होता है, ये मैंने वही लिखा हुआ है सारा, दैट 82535 is specially designed chip for microprocessor to perform timing and counting operation. These timing and counting operation are implemented through software. That microprocessor has to perform n task and it wants to give t-second delay for between every task. After completion of task, it has to call the timer delay subroutine. Timer delay subroutine में वही 3 लाइनें लिखी हुई हैं जो हमने यूनिट 4 में की थी. Every time, which increase the complexity and also decrease the speed of microprocessor. To reduce the complexity or to provide that time delay, an external timer can be used, and for that we use 8253 and 8254. उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल 16-बिट काउंटर. इनको हम 16-बिट रजिस्टर्स भी बोलते हैं, TMO, TMO1 and TM2. zeroth counter, first counter and second counter. सबसे पहले, and we have to initialize that counter by 16-bit count. जैसे कि अगर मैं उस 3 वाले कोड, 3 लाइन के कोड की बात करूं, तो पहली लाइन उस कोड में थी move CX, जो भी काउंट होता था हमारा. वहां पे भी हमें अगर जितना भी डिले प्रोड्यूस कराना है उसके अकॉर्डिंग कुछ काउंट तो डालना ही पड़ेगा. सेम यहाँ पे है कि 16-बिट काउंटर्स हैं, बट इसमें हमें काउंट को इनिशियलाइज कराना पड़ेगा पहले. दैट वी हैव टू इनिशियलाइज दिस काउंटर बाय 16-बिट काउंट. जो वहां पे काउंट CX में हम लोड करते थे, वो काउंट हमें यहाँ पे लोड करना पड़ेगा. सेकेंड, these are down counters and counts for each high to low transition of input clock. अच्छा, काउंटर्स कैसे काउंट करेगा, जैसे सपोज 256 था, -1 हुआ, 255, काउंट एक और कर लिया, 254 हो गया.
तो वो क्या करता है, ये हमेशा जो ये हम पढ़ रहे हैं काउंटर, ये क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होता है। तो जैसे ही वो क्लॉक मेरा हाई टू लो जाती है, ये मेरा लो टू हाई जा रहा है, दिस इज हाई टू लो, तो जो नेगेटिव एज पल्स होती है क्लॉक साइकिल की, हमेशा उस पे काउंट डिक्रीमेंट करता है। लाइक अगर मेरा 256 था, तो इस पे आके वो 255 होगा, देन ये साइकिल एज इट इज चलेगी, इस पे आके वो 254 होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज डाउन काउंटर, क्योंकि अपनी वैल्यू को डिक्रीज करता है। एंड ये काउंट कब करता है, फॉर ईच हाई टू लो ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक इनपुट, की जो भी हमने क्लॉक प्रोवाइड कराई है उसके हाई टू लो ट्रांजिशन पे। नाउ नेक्स्ट इज 8253 8254 हैज 6 ऑपरेटिंग मोड। इसमें ये 6 मोड्स में काम करता है। 6 मोड्स में ये अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। सो वो मोड्स हम आगे पढ़ेंगे। The function of each timer is independent of the mode of operation of other two timer. तीनों ही मोड का, जो तीनों टाइमर है, जो तीनों टाइमर बोल लो, काउंटर बोल लो, रजिस्टर बोल लो, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। सो जो ये तीनों हमारे टाइमर हैं, इनका ऑपरेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, एक का ऑपरेशन दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। नाउ नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम जो क्लॉक इनपुट है, मींस जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है हमारी, 8253 के लिए 2.6 मेगाहर्ट्ज होती है, 8254 के लिए 10 मेगाहर्ट्ज होती है। मैक्सिमम इतनी फ्रीक्वेंसी पे ये काम कर सकता है। 8254 has a read back command which allows user, 8254 का एक एडिशनल फीचर है जो 8253 में नहीं होता, इसके पास एक रीड बैक कमांड होती है। वो कमांड क्या क्या परमिशन हमें देती है, ये यूजर इससे चेक कर सकता है काउंट वैल्यू, कि करंटली क्या काउंट वैल्यू चल रही है। सपोज मैंने काउंट दिया था 256, उसने काउंट कर लिया, कुछ एग्जीक्यूशन हो गया, तो अभी किस काउंट वैल्यू पे वो आ गया है। दी प्रोग्राम्ड मोड, 6 मैंने मोड बताए कौन से मोड में काम कर रहा है। करंट मोड क्या है उसका, करंट स्टेटस क्या है काउंटर का। सो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हमें रीड बैक कमांड अलाउ करती है। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। सो रीड बैक कमांड आप सिर्फ इतना ही करेंगे कि ये काम ये कर रही है। उसके बाद पिन डायग्राम आ जाते हैं। दिस इज पिन डायग्राम ऑफ 8253। सो पिन डायग्राम में इसमें हमारे पास 24 पिन्स होती हैं। सो हर पिन का अलग अलग फंक्शन है। कौन सी पिन का क्या फंक्शन है वो हम ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। सबसे पहले तो D0 to D7, ये हमारी डेटा बस है 8 बिट की। ये टाइमर 0 की क्लॉक आउट और गेट पल्स है। ये तीनों पल्स क्या होती है ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे। हमारे पास 3 टाइमर हैं, तो तीनों टाइमर में हमारे पास क्लॉक आउट और गेट होगी। जैसे ये टाइमर क्लॉक गेट आउट, सो ये कनेक्टेड है। उसके बाद ये हमारे कंट्रोल सिग्नल CS बार, A1 A0, रीड बार, राइट बार, दिस इज आवर पावर सप्लाई, दिस इज ग्राउंड। सो ये सब कैसे काम करती हैं, वी आर गोना सी दिस इन ब्लॉक डायग्राम। सो दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले डेटा बस बफर, ये हमारी डेटा बस हो गई। दिस इज डेटा बस बफर जो डेटा को कैरी करने का काम करती है। इसके थ्रू डेटा आएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा डेटा बस बफर में। दिस इज काउंटर 0, टाइमर 0, रजिस्टर 0, यू कैन यूज एनी वर्ड, काउंटर 1, काउंटर 2। सो इस पे 2 तो इनपुट होती हैं, एक आउटपुट होती है। इनपुट इज माई क्लॉक एंड गेट पल्स, आउटपुट इज आउट, सिंपल, जिससे हम आउटपुट देखेंगे। देन काउंटर 1 पे भी क्लॉक गेट आउट, काउंटर 2 पे भी क्लॉक गेट आउट। देन दिस इज कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, जो पूरे ऑपरेशन को इसके कंट्रोल करता है। like which counter is to be selected, what is the operation that is being performed, so वो सारा status ये control, तभी इसको control word register की ये control कर रहा है पूरे जो भी हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम है उसके हर कंपोनेंट को। now these are control pins, read write A0 A1 and CS bar। ये क्या करती हैं ये सब, ये अभी हम देखेंगे आगे। ऑब्वियसली चिप सेलेक्ट का इसमें भी काम सेम ही है कि इट शुड बी एक्टिव लो। अगर मुझे अपने इसको 825354 को सेलेक्ट करना है देन दिस शुड बी एक्टिव लो। अगेन इनके कुछ कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे जिससे हमारा रीड होगा और कुछ राइट होगा, वो देखेंगे जब हम रीड राइट लॉजिक पे आएंगे। सो नाउ इसमें फर्स्ट पार्ट हम उठाते हैं, दैट इज डेटा बस बफर और डेटा बस दैट इज फ्रॉम D7 to D0। सो फर्स्ट पार्ट इज इन ब्लॉक डायग्राम इज दिस। सो डेटा बस बफर किस लिए यूज होता है, सबसे पहले तो इट इज यूज्ड टू इंटरफेस द टाइमर टू द सिस्टम डेटा।
ऑब्वियसली इंटरफेसिंग हमारी इसी की, जो भी हमारा डेटा माइक्रो प्रोसेसर से टाइमर में आ रहा है या टाइमर से बाहर जा रहा है, वो इसी के थ्रू जा रहा है, डेटा बस बाय यूजिंग द डेटा बस बफर. सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा इट इज यूज्ड टू इंटरफेस द टाइमर टू सिस्टम डेटा बस. ऑपरेशन ऑफ डेटा बस इज कंट्रोल्ड बाय CS बार. CS बार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तभी मेरा 8254 कनेक्टेड है, अदरवाइज वो मेरा वर्किंग मोड में नहीं है. सो कुछ भी काम करने से पहले chip selection should be 0. Now, three basic function of data bus buffer are: first function is programming the modes of 8253. इसको, ये बहुत ही इनडायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इट इज यूज टू प्रोग्राम द मोड्स ऑफ 8253. ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज द मोड्स आर डिसाइडेड बाय कंट्रोल वर्ड रजिस्टर. मैंने बताया कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या करता है, वहीं से हमें पता चलता है कि कौन सा मोड मेरा सेलेक्ट है, कौन सा प्रोग्रामिंग मोड मेरा सेलेक्ट है. बिकॉज मोड्स आर डिसाइडेड बाय कंट्रोल वर्ड एंड कंट्रोल वर्ड इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोप्रोसेसर. कंट्रोल वर्ड में कौन लिख रहा है? माइक्रोप्रोसेसर लिख रहा है. उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर इज गोइंग टू राइट कंट्रोल वर्ड इनटू CWR बाय द डेटा बस. तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो, कंट्रोल वर्ड मोड्स में, पता है मोड्स में हमारा ये होता है कि काउंटर है जो मोड्स में अलग अलग तरीके से वर्क कर सकता है. जैसे अगर मैं आगे मोड्स पे आऊं तो सपोज मैं मोड 0 की बात करती हूँ. सो मोड 0 मेरा किस तरह काम करता है? इट इज वर्कड एज द इंटरप्शन. इट वर्क्स एज इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट. ये मेरा इंटरप्ट की तरह काम करता है. मैं मोड 1 को इंटरप्ट की तरह यूज कर सकती हूँ. इसी तरह मेरा मोड 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5. इनके अलग अलग काम होते हैं सबके. सो ये काम हमें किसके लिए परफॉर्म कराना है? ये काम माइक्रो प्रोसेसर के लिए हमको परफॉर्म कराना है. सो माइक्रो प्रोसेसर को सपोज इंटरप्ट, कुछ सपोज मोड 0 इंटरप्ट जो भी है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, बट सपोज इंटरप्ट का कुछ काम है जो माइक्रो प्रोसेसर को कराना है. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? जो भी कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है उसमें कुछ जो भी बिट सेट होती होंगी वो ऐसी बिट सेट करेगा कि मोड 0 में ये काम करे, क्योंकि उसे क्या इंटरप्ट का कोई फंक्शन परफॉर्म कराना है. सो तभी मैंने ऊपर लिखा है कि जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है दैट इज रिटन बाय माइक्रो प्रोसेसर. सो यहाँ पे हम लोग थे. हाँ देखो, प्रोग्रामिंग दी मोड्स ऑफ 8253, क्योंकि मोड्स आर डिसाइडेड बाय कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को कौन प्रोवाइड कर रहा है? माइक्रो प्रोसेसर. और माइक्रो प्रोसेसर उसमें कुछ भी कैसे लिखेगा? बाय यूजिंग द डेटा बस. दैट्स व्हाई मैंने लिखा प्रोग्रामिंग दी मोड्स ऑफ 8253. नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज लोडिंग द काउंट वैल्यू इन टाइमर. सो माइक्रो प्रोसेसर को सपोज 50 ms का डिले प्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए जो भी काउंट वैल्यू चाहिए होगी वो क्या करेगा? वो लोड कर देगा इसके टाइमर्स में. जिस भी जो सा भी टाइमर ये यूज करना चाहता हो, आइदर 0, 1 और 2, तो उसमें लोड कर देगा. तो वो भी किसके थ्रू करेगा? डेटा बस के थ्रू. दैट्स व्हाई डेटा बस का एक और काम हो गया. नाउ थर्ड, रीड द काउंट वैल्यू फ्रॉम टाइमर. सपोज माइक्रो प्रोसेसर को रीड करनी है काउंट वैल्यू टाइमर से, तो वो भी किससे होके जाएगी? डेटा बस से होके जाएगी. सो थ्री बेसिक फंक्शन ये थे डेटा बस बफर के. उसके बाद D0, D7 सिग्नल आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू CS बार, रीड बार एंड राइट बार. जहाँ पे CS बार क्या हो जाएगा? इट शुड बी 0 अगर दोनों कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो ये कनेक्ट ही नहीं होगा अगर ये 0 नहीं है तो. रीड बार 0, इट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है टाइम से. अच्छा ये देखो, रीड बार ये आपको कैसे याद रखना है? जिस भी हमारे सिग्नल पे बार होता है, इट मीन्स उसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 होगी तभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा. सो मुझे अगर रीड कराना है तो मेरे पास सिग्नल रीड बार है. इट मीन्स रीड मेरा एक्टिव लो पे ही होगा. जो भी रीड बार देगा बाय डिफॉल्ट वो 0 दे रहा है हमारा. सो इसलिए माइक्रोप्रोसेसर रीड कर सकता है 8253 से बाय D0 टू D7. सिमिलर हमारा राइट बार का हो जाएगा. राइट बार है अगेन, इसकी बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव लो होना चाहिए. सो माइक्रोप्रोसेसर राइट कर सकता है काउंट इन 8253. उसके बाद ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक था ब्लॉक डायग्राम में. नाउ सेकंड ब्लॉक इज रीड एंड राइट कंट्रोल लॉजिक. फंक्शन क्या होता है रीड एंड राइट कंट्रोल लॉजिक का? इट एक्सेप्ट द इनपुट फॉर द सिस्टम कंट्रोल बस एंड इन टर्न जनरेट द कंट्रोल सिग्नल फॉर द ओवरऑल ऑपरेशन. ये क्या करेगा? सबसे पहले तो इनपुट ले सकता है सिस्टम कंट्रोल बस. इनपुट लेने का क्या मतलब है कि मान लो माइक्रोप्रोसेसर को कुछ लिखना है तो वो राइट बार के थ्रू ही करेगा. सो राइट बार के थ्रू सपोज उसे कुछ लिखना है तो वो उस पिन का यूज करेगा. आगे किस पोर्ट पे लिखना है
तो वो यही कहने का मतलब है कि सबसे पहले एक्सेप्ट करता है इनपुट फॉर सिस्टम कंट्रोल बस एंड इन टर्न जनरेट द कंट्रोल सिग्नल फॉर द ओवरऑल डिवाइस ऑपरेशन। तो यहाँ से इसको ये पता चल गया राइट करना है, उसके बाद कौन से पोर्ट पे राइट करना है, तो अकॉर्डिंगली उस पोर्ट को एक्टिवेट कर देगा। सो अब ए नोट और ए वन क्या थी? ए नोट और ए वन हमारा ये बताता है कि हमें कौन सा काउंटर सेलेक्ट करना है। सपोज माइक्रोप्रोसेसर कुछ राइट करना चाहता है, पर कौन से काउंटर पे राइट करना चाहता है, सो उसका स्टेटस हमें कहाँ से मिलेगा? ए वन ए नोट से। काउंटर जीरो इज सेलेक्टेड आइदर फॉर राइट ऑपरेशन और फॉर रीड ऑपरेशन, कि अगर माइक्रोप्रोसेसर कुछ राइट करना चाहता है तो कौन से काउंटर पे करना चाहता है, और अगर वो रीड करना चाहता है तो कौन से काउंटर से रीड करना चाहता है। तो काउंटर हमारा सेलेक्ट होगा इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से। सो नाउ नेक्स्ट इज आर कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में क्या क्या होता है? ओके, सो इट इज यूज्ड टू प्रोग्राम द टाइमर इन डिफरेंट मोड एंड कंट्रोल देयर ऑपरेशन। ये टाइमर को अलग अलग मोड्स में ऑपरेट कराने का काम करता है। लाइक इसमें कुछ बिट्स होंगी जिनके कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, जिससे हमें ये हो जाएगा कि माइक्रोप्रोसेसर कौन से मोड में ऑपरेट कराना चाहता है काउंटर को। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी आपको बताया इंटरप्ट, तो अगर उसको इंटरप्ट मोड में वर्क कराना है तो वो कुछ बिट्स पे वही कॉम्बिनेशन को राइट कर देगा। सो इसी तरह अब देखते हैं क्या है इसका पैटर्न बेसिकली। सो ये जो हमारी दो बिट है D6 एंड D7, ये हो गया हमारा। सो इस पे अगर मेरा 0 0 है देन काउंटर 0 इज सेलेक्टेड, 0 1 काउंटर 1 इज सेलेक्टेड, 1 0 काउंटर 2 इज सेलेक्टेड, 1 1 इनवैलिड है 8253 के लिए। 8254 में हमारा रीड बैक कमांड होती है, इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, तो इतना ही आप लोग बस इसको देख लेना कि अच्छा देखो ये कॉम्बिनेशन हमारे ऊपर भी बन रहे थे। सो सेम स्टेटस ऊपर वाला हमारा यहाँ पे अपलोड होता है, ए वन ए नोट वाला जो स्टेटस था। सो काउंटर वर्ड रजिस्टर में ये दो लाइन यूज होती है हमारी, दो बिट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ कि कौन से काउंटर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद RL1 RL नोट और M2 M1 M नोट, और ये क्या है BCD। देखिए उसके बाद हमारा आ जाता है RL1 एंड RL0। सो ये हमारा क्या काम करता है? These bits are used to indicate the data transfer to be performed between LSB MSB of the counter register। क्या मतलब है इस बात का? कि देखो अगर इन दोनों पे मेरा 0 0 होगा, इट मीन्स काउंटर लैच कमांड। काउंटर लैच कमांड किस लिए यूज होती है? काउंटर लैच कमांड हमारी यूज होती है कि सपोज अच्छा जहां पे भी लैच टर्म आएगी, इट मीन्स आपको डेटा किसी रजिस्टर पे लिखवाना है, आपके पास डेटा है, बट जब तक वो डेटा जहां आप स्टोर कराना चाहते हो, जब तक जहां स्टोर कराना चाहते हो, जब तक उसकी लैचिंग नहीं करोगे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट से, वो स्टोर नहीं होगा। डेटा आपके पास आ गया है, बट वो तभी राइट होगा वहां पे जब आप उसको लैच करा दोगे। तो सपोज काउंटर पे कोई डेटा लैच कराना है, मीन्स काउंटर पे कोई डेटा लिखना है, तो डेटा बस के थ्रू डेटा आ तो गया है, पर आपको इन दोनों पिन को 0 0 करना पड़ेगा अगर आपको काउंटर पे लैच कराना है, उस डेटा को लिखना है तो। सो ये काम होता है हमारा RL1 RL नोट के 0 0 कॉम्बिनेशन से। उसके बाद 0 1 पे रीड एंड लोड ओनली LSB ऑफ द काउंटर रजिस्टर। तो जो भी काउंटर रजिस्टर मेरा पिछली दो बिट से सेलेक्ट हो, अभी जो मैंने पीछे दो बिट पढ़ी है, सो उनसे जो भी काउंटर रजिस्टर होगा, सो अकॉर्डिंग टू दैट काउंटर सेलेक्टेड काउंटर रजिस्टर रीड एंड लोड ओनली LSB ऑफ द काउंटर रजिस्टर। सो अगर मुझे चाहिए कि LSB मीन्स लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, टोटल कितने बिट्स हैं? 16 बिट का हमारा काउंटर है। सो अगर मुझे उसकी LSB को सिर्फ लोड कराना है, सो 0 1 होगा स्टेटस। अगर मुझे उसकी MSB को सिर्फ लोड कराना है देन 1 0 होगा स्टेटस। और अगर मुझे ये कराना है कि रीड एंड लोड LSB फर्स्ट एंड देन MSB, सो मेरा 1 1 होगा स्टेटस। सो ये हमारा बेसिकली यूज हो रहा है कि किस फॉर्मेट में हम डेटा को रीड या राइट कराना चाहते हैं। रीड फ्रॉम द काउंटर रजिस्टर, राइट टू द काउंटर रजिस्टर। मीन्स फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा कोई भी काउंटर रजिस्टर सेलेक्टेड है, सपोज मेरा काउंटर 0 सेलेक्टेड है, और उस पे सपोज मेरा डेटा है 89, मेरा 8 बिट डेटा है। सो इस केस में क्या होगा? 8 की नोटेशन सपोज मेरी है ये, सॉरी 0 0 0 आएगी, ये 0 नहीं आएगी, और 9 की है मेरी 0 0 ये 1, ये मेरा 89 बन गया।
सो ये क्या करेगा इसमें, सपोज मेरा स्टेटस यहाँ पे 0 1 है और माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ से डेटा रीड करना है। तो ये क्या कराएगा, रीड एंड लोड ओनली दी LSB ऑफ दी काउंटर रजिस्टर। सो माइक्रो प्रोसेसर अगर मेरा स्टेटस 0 1 पे सेट है यहाँ पे, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या रीड करेगा, सिर्फ रीड कर सकता है वो सिर्फ इसकी LSB, ये वो सिर्फ 9 रीड करेगा, 89 रीड नहीं कर पाएगा। अगर 1 0 सेलेक्ट है, रीड ओनली MSB, तब माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ 8 रीड कर पाएगा। एंड अगर ये 1 1 पे सेलेक्टेड है, देन रीड एंड लोड LSB। अभी हम फॉर द टाइम बिंग रीड की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले LSB रीड करेगा एंड देन MSB। सो ये क्या रीड करेगा इसको, 98। सो किस तरह से हमको इसको रीड कराना है, उस पे हम ये प्रायोरिटी सेट करते हैं, 0 1 1 0 और 1 1। सो नेक्स्ट इज अबाउट दी मोड्स। अब अगर आ जाते हैं मोड्स पे, तो मोड हमें पता है कि ये जो हमारा टाइमर है ये 6 मोड में काम करता है। सो अगर मेरे पास कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में ये 0 0 0 सेट है, इट मींस मोड 0 इज सेलेक्टेड। इफ दिस मोड 1, इफ डोंट केयर 1 0, मोड 2, डोंट केयर 1 1, मोड 3। सो डोंट केयर का मतलब होता है कि उस पोजीशन फ्री है, वो पोजीशन पोजीशन पे या तो 0 होता है या 1 होता है। डोंट केयर मींस वो पोजीशन फ्री है अभी। सो अगर ऐसा कुछ है, देन मोड 2 3 4 5 ऐसे। सो जिस तरह भी माइक्रो प्रोसेसर को जो सा भी मोड में काम कराना होता है टाइमर को, अकॉर्डिंगली कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की जो ये वाले बिट्स हैं, इन पे वो कॉम्बिनेशन को सेट कर देता है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट बिट्स ऑफ कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम में हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है काउंटर्स। काउंटर्स हमें पता है 3 काउंटर होते हैं हमारे पास, काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। सो हर काउंटर में 2 इनपुट सिग्नल होते हैं सॉरी, क्लॉक एंड गेट, एंड एक आउटपुट सिग्नल होता है जहां से हम आउटपुट को देख पाते हैं। सो क्लॉक क्या करता है, मैंने आपको बताया है क्लॉक किस लिए यूज होता है, कि पहली बात तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और जैसे ही मेरी क्लॉक हाई टू लो जाती है तब ही मेरा काउंटर डिक्रीमेंट करता है। 256 से 255 वो सिर्फ नेगेटिव एज क्लॉक पे ही होगा। उसके बाद गेट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। इट इज यूज टू इनिशिएट और एनेबल द काउंटिंग। अगर मैंने गेट की वैल्यू को 1 किया है, काउंटिंग मेरी तभी स्टार्ट होगी, चाहे इसका नेगेटिव एज आता है तो आता रहे, बट जब तक कि गेट अनेबल नहीं है तब तक काउंटिंग नहीं स्टार्ट होगी। लाइक 256 पे था, सपोज मेरा नेगेटिव एज आया, पर गेट मेरा 0 ही है, कोई काउंटिंग नहीं, कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा। सो ये जब हम मोड्स पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ गेट सिग्नल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द 6 मोड ऑफ ऑपरेशन इज चूजन। सो जब हम 6 ऑपरेटिंग मोड्स पढ़ेंगे वहां पे गेट का इफेक्ट देखेंगे, कैसे गेट अफेक्ट करता है काउंटिंग को। आउट सिग्नल पे हमें आउटपुट शो होती है। सो एट एनी टाइम इफ यू वांट टू रीड द काउंटर, वी कैन डू दिस बाय आउट इंस्ट्रक्शन। सो हमें अगर ये देखना है किसी भी टाइम पे क्या काउंट चल रहा है, सो वो हम कर सकते हैं आउट इंस्ट्रक्शन से। सो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम का डिस्क्रिप्शन था, जिसमें मेनली हमारे 4 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8254। सो 8254 मैंने बताया आपको 6 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, 6 टोटल। तो जिसमें से फर्स्ट मोड, ओके, ऑपरेटिंग मोड्स आर अ बिट कंफ्यूजिंग, इसमें आपको बहुत सारा क्रैम करना पड़ेगा। सो पहले ही बता दे रही हूँ, फंक्शनिंग है सिंपल, वेवफॉर्म की टर्म्स में आपको याद रखना है, एक बार खुद से इसको करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टिपिकल है। सो मोड जीरो इज नोन एज इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट। टर्मिनल काउंट मैंने आपको बताया था 8237 में। टर्मिनल काउंट क्या होता है कि सपोज मैंने काउंट को रखा है 6 और डिक्रीमेंट होता होता 0 आ गया काउंट, तब उसको बोलते हैं हम टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो गया। सो टर्मिनल काउंट इसी सेंस में यूज हुआ है, टीसी इज इक्वल्स टू 0, तो टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो जाता है। सबसे पहले व्हेन एनी काउंटर इज डिफाइंड इन मोड 0, कोई भी काउंटर डिफाइन हुआ मोड 0 में, देन आउट पिन बिकम्स लो। आउट पिन, ये ध्यान रखो कौन कौन सी पिन्स हैं जो हमें वेवफॉर्म में ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉक, सेकंड गेट, थर्ड आउट, ये तीनों तो आएंगी ही आएंगी। उसके अलावा भी कुछ पिन्स हैं जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले मोड 0 में अगर काउंटर डिफाइन हो गया, सपोज मैंने काउंटर डिफाइन कर दिया 5 है काउंटर, सो आउट पिन बिकम्स लो। काउंटर डिफाइन होते ही जो आउट पिन है वो लो हो जाती है।
डेटा इज लोडेड इन द काउंटर आफ्टर द पॉजिटिव एज ऑफ डब्ल्यू आर पल्स। डब्ल्यू, अब देखो राइट बार पल्स यहाँ पे आ गई कि मैंने काउंटर को इनिशियलाइज तो कर दिया था काउंटर को, पर अभी काउंटर में डेटा लोड नहीं हुआ है। जो मैंने आपको लैच वाला कॉन्सेप्ट बताया कि मुझे काउंट पता तो चल गया कि काउंट 5 है, पर जब तक हम उसे काउंटर के साथ लैच नहीं करेंगे, मींस काउंटर में जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, जब तक हम उसके साथ उसको लैच नहीं करेंगे तब तक डेटा लोड नहीं होगा काउंटर में। हमारे पास सिर्फ काउंट आ गया है, माइक्रो प्रोसेसर ने काउंट भेज दिया 5 डेटा बस में, बट वो काउंटर में तब तक लोड नहीं होगा जब तक हम उसको लैच नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई हियर आई हैव रिटन द टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स दैट एनी काउंटर इज डिफाइंड। जब काउंटर डिफाइन हो गया तब out pin become low, but when data is loaded in the counter after the positive edge of right bar pulse. So next is counter starts decreasing count at the falling edge of the clock if gate is equals to 1 and out is become 0. The process of decrementing the counter on each falling edge of clock will occur जब तक कि टर्मिनल काउंट 0 नहीं हो जाता, एंड जैसे ही टर्मिनल काउंट 0 होगा आउट 1 हो जाएगा। अच्छा, ये सब है क्या? इससे शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, वेव फॉर्म से आप लोग देख लो इसको, यहाँ से थोड़ा इजी रहेगा समझना। सबसे पहले क्लॉक सिग्नल आपको ड्रॉ करना है। आपको पता है काउंट कब होगा? काउंट होगा हर नेगेटिव एज पे। ये मेरा ग्रोइंग है, ये मेरा फॉलिंग एज हो गया, देन अगेन ग्रोइंग, दिस वन इज फॉलिंग एज, फॉलिंग एज, फॉलिंग, फॉलिंग एंड यहाँ पे ये वाला फॉलिंग हो गया। तो सबसे पहला काम आपको क्लॉक ड्रॉ करना है। इसमें एक जो क्लॉक का टाइम पीरियड है दैट इज स्मॉल टी सी, दिस इज क्लॉक टाइम पीरियड। एक फॉलिंग एज से दूसरे फॉलिंग एज के बीच में जो टाइम पीरियड होगा। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है ऊपर कि जैसे ही मेरा राइट बार अनेबल होगा तभी मेरा काउंट लोड होगा। सेकेंड पॉइंट था इसमें, शायद थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, डेटा इज लोडेड इन द काउंटर आफ्टर द पॉजिटिव एज ऑफ राइट बार पल्स। अगर मेरे पास राइट बार पल्स नेगेटिव ही रह गई तब मेरा काउंट लोड नहीं होगा। अगर ये मेरे पास पॉजिटिव होगी तभी मेरा काउंट लोड होगा। ये देखो मैंने राइट बार पल्स को ड्रॉ किया, ये मेरी नेगेटिव थी, कोई काउंट लोड नहीं हुआ, चाहे मेरी इसकी नेगेटिव साइकिल भी, ये मेरा फॉलिंग एज भी आता रहे, कोई काउंट लोड नहीं होगा। सो जैसे ही मेरा ये पॉजिटिव हुआ अब मेरा तुरंत काउंट लोड हो गया 3। सपोज मेरा काउंट है 3। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि हर फॉलिंग एज पे काउंट मेरा डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं बात करती हूँ फॉलिंग एज की, सो ये मेरा फॉलिंग एज है, उसके बाद ये एंड ये मेरा फॉलिंग एज है। सबसे पहला काम क्लॉक ड्रॉ करना, सेकंड काम काउंटर कब लोड होगा, सेकंड काम ऑब्वियसली मुझे काउंटर को लोड तो कराना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जब राइट बार पल्स की पॉजिटिव वाली पल्स आएगी, जब वो लो टू हाई जाएगा, ये पॉजिटिव पल्स जब आई तब काउंटर लोड हो गया। जैसे ही पॉजिटिव पल्स आई काउंटर लोड हो गया। अब बात करते हैं काउंटर को डिक्रीमेंट करने की। हमें पता है काउंटर डिक्रीमेंट कब होगा? फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक। सो देखो जैसे ही फॉलिंग एज आया क्लॉक का, काउंटर कितना हो गया? डिक्रीमेंट बाय 2 हो गया। अगेन फॉलिंग एज आया, कहाँ गया? ये फॉलिंग एज हो गया, उसके बाद ये वाला हमारा फॉलिंग एज आया, ये अच्छा ये वाला जो 1 वाला पॉइंट है ये इधर आएगा, ये ड्रॉ हो गया, ये मैं इसको करेक्ट करके भेज दूंगी। दिस विल बी द 1 क्योंकि फॉलिंग एज पे होगा। उसके बाद यहाँ मेरा 0 काउंट होगा। तो ये एक पॉइंट बीच में मिस हो गया है, एक फॉलिंग एज। सो होगा क्या, जैसे ही मेरा फॉलिंग एज आता है वैसे ही मेरा काउंटर डिक्रीमेंट हो जाता है। कि जैसे मेरा, दोबारा अगर मैं एक्सप्लेन करूं, दिस वाज द क्लॉक, दिस वाज द राइट बार पल्स, राइट बार पल्स जैसे ही मेरी पॉजिटिव होगी ये मेरा काउंटर लोड हो जाएगा इसमें। सो ये हो गया हमारा काउंटर लोड 3। अब हमें वेट करना है कि कैसे मेरी नेगेटिव पल्स आएगी। ये मेरी फॉलिंग एज आया मेरा, तो ये 2 हो गया। अगेन मेरा फॉलिंग एज आएगा अब यहाँ पे, सो ये हमारा यहाँ पे काउंटर 1 हो जाएगा। अगेन ये लीडिंग एज, देन ये फॉलिंग एज, यहाँ पे काउंटर मेरा 0 हो जाएगा। सो 2 पॉइंट तो ये हो गए। अब बात करते हैं गेट पल्स की। अब मैंने आपको बताया कि ये तभी मेरा डिक्रीमेंट होगा, तभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा जब गेट की वैल्यू मेरी 1 होगी, अदरवाइज नहीं होगा।
तो देखो गेट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है पूरे में, दैट्स वाई ये डिक्रीमेंट कर रहा है। अगर गेट की वैल्यू सपोज गेट पल्स मेरी ऐसी कुछ होती यहाँ पे ये ऑपोजिट होती इसके, इन दैट केस काउंटर 3 लोड तो हो जाता, पर वो डिक्रीज नहीं करता, यहाँ पे भी वो 3 रहता, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी वो 3 ही रहता। सो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि कैसे काउंटर डिक्रीज कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ क्लॉक, देन राइट बार, देन आउट एंड देन गेट। सो लोड कब होगा, जब राइट बार हाई हो जाएगी। डिक्रीमेंट कब होगा, डिक्रीमेंट होगा गेट के अकॉर्डिंग, गेट शुड बी इनेबल इफ वी वांट टू डिक्रीज द काउंट। अब रह गई है एक चीज इसमें, आउट। आउट देखो जैसे ही मेरा काउंटर लोड होगा, आउट मेरा ये लो हो जाएगा। ये तब तक लोड होगा जब तक कि मेरा टीसी डिक्रीमेंट नहीं कर जाता। जैसे ही मेरा टीसी डिक्रीमेंट कर जाएगा, आउट पल्स मेरी दोबारा से हाई हो जाएगी। सो इसको वेव फॉर्म से आप लोग समझना। एंड लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है आउटपुट रिमेन्स 1 अंटिल द नेक्स्ट काउंट इज लोडेड इन द काउंटर। सो ये कब तक 1 रहेगी, ये तब तक 1 रहेगी जब तक कि नेक्स्ट काउंट लोड नहीं हो जाता। मींस ये सपोज ये यहाँ तक मेरा खत्म हो गया, उसके बाद राइट बार आगे मेरी कुछ ऐसी बन रही थी। तो जैसे ही राइट बार मेरा ये ऐसे बनेगा, तो फिर से ये हमारा लो हो जाएगा आउट सिग्नल। सो ये वर्किंग थी मोड 0 की। मोड 0 में अब देखो बात करते हैं इंटरप्ट की। इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट की, ये कैसे यूज होता है इंटरप्ट की तरह, वर्किंग तो ठीक है। देखो व्हेन आउट इज 1 आफ्टर द टर्मिनल काउंट, आउट 1 कब होता है, जब टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो जाता है, टर्मिनल काउंट इज 0। सो लॉजिक 1 आ जाता है हमारा आउट पिन पे। पता है जैसे ही टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हुआ, आउट पिन पे लॉजिक 1 आ गया, हाई हो गई आउट पिन। सो ये जो आउट पिन हाई हो गई, दिस कैन बी यूज्ड टू इंटरप्ट द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की जो हार्डवेयर इंटरप्ट वाली पिन है, उस पे हम एक इंटरप्ट सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आउट पल्स। जो हमारी आउट पल्स आई है, आउट पल्स हमारी क्या हो गई, हाई हो गई। सो हम इसको वहां से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस टाइमर इज यूज्ड एज द इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट व्हेन वर्क इन द मोड 0। सो अगर माइक्रो प्रोसेसर ये चाहता है कि हम टाइमर से इस तरह से कनेक्ट हों कि वो मुझे जैसे ही सपोज माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कराना चाहता है, माइक्रो प्रोसेसर ने इस टाइमर को एक काम दिया कि काउंट तुम करो, और जैसे ही तुम पूरा काउंट फिनिश कर लो तो तुम्हारे पास डिले आ जाएगा कुछ जो भी मुझे चाहिए। सपोज माइक्रो प्रोसेसर को 50 मिली सेकेंड का डिले प्रोड्यूस कराना था, तो उसने कुछ काउंट दे दिया टाइमर को। अब वो काउंट जैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो गया काउंट, आउटपुट पिन हाई हो जाएगी, तब टाइमर माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट कर सकता है इसके थ्रू when while working in mode 0, that yes the delay has been generated and you can have that delay. So this is the mode 0 operation of 8254 timer. Okay, now mode 1 operation. मोड 1 ऑपरेशन क्या किस लिए यूज होता है, देखो मोड 1 ऑपरेशन की वर्किंग क्या है, इसमें भी हमारी यही सारी पिन्स आएंगी दोबारा। कुछ पिन्स का फंक्शन सेम रहेगा, कुछ पिन्स का फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। When any counter is defined in this, then out pin becomes 1। जैसे ही काउंटर हमारा डिफाइन होगा, आउट पिन हमारी 1 हो जाएगी। As the counter is defined, out pin become 1। When 8 or 16 bit data is loaded in the counter register, and when the positive edge is applied on the gate input, then data n is transferred from counter register to counter element at the next negative edge of clock। इस सब का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारा जो काउंटर है जैसे ही हमने डिफाइन किया, आउटपुट पिन हमारी हाई हो गई। उसके बाद काउंटर में हम काउंटर तो चलो डिफाइन हो गया, सपोज मेरा काउंटर ए है, उसको मैंने डिफाइन कर लिया कि मुझे काउंटर ए यूज करना है, सॉरी काउंटर 1 यूज करना है, डिफाइन हो गया। सो व्हेन 8 to 16 बिट डेटा इज लोडेड, अब मुझे काउंट को लोड करना है काउंटर रजिस्टर में। सपोज मेरा काउंट n है, वो दिस इज n, सपोज मेरा जो काउंट है वो n है, मैंने उसको लोड कर दिया काउंटर रजिस्टर में, लोड हो गया। अब कब तक नहीं काउंट स्टार्ट होगा, जब तक कि गेट पे 1 नहीं हो जाता।
सो लोड हो गया यहाँ तक, ठीक है। एंड व्हेन द पॉजिटिव एज इज अप्लाइड ऑन द गेट इनपुट, पॉजिटिव एज मीन्स एक 1, इनपुट 1, and when the positive edge is applied on gate input, then data n is transferred from counter register to counter element at the next negative edge of the clock. अच्छा, अभी इसका क्या मतलब है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम काउंटर रजिस्टर टू काउंटर एलिमेंट। सो इसको वेव फॉर्म से देखना। सबसे पहले हम लोग क्लॉक ड्रॉ कर लेंगे। क्लॉक मुझे पता है जहाँ पे भी नेगेटिव मेरी हाई टू लो जाएगी वहां पे मेरा काउंटर डिक्रीज करेगा। सबसे पहले राइट बार का फंक्शन सेम है कि जब तक कि राइट बार मेरी लो रहेगी मेरा काउंटर लोड नहीं होगा काउंटर रजिस्टर में। तो जैसे ही ये मेरी हाई हुई यहाँ पे काउंटर रजिस्टर में मेरा एन लोड हो गया, जो भी मुझे काउंट कराना है माइक्रोप्रोसेसर में जो भी काउंट दिया है। उसके बाद बात करते हैं गेट पल्स की। जब तक गेट पल्स हाई नहीं होगा तब तक काउंट डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं होगा। काउंट लोड हो गया, सपोज एन की वैल्यू 5 थी, लोड हो गया 5, लेकिन गेट पल्स भी तो हाई होनी चाहिए काउंटर को डिक्रीज करने के लिए। तो ये मैंने सपोज गेट पल्स दी और ये है जो मेरी यहाँ पे जाके हाई हुई। तो अभी तक हमने 3 ही काम किया है, क्लॉक अप्लाई की है, राइट बार हो गया, उसके बाद मेरा गेट को हम ट्रिगर भी बोलते हैं क्योंकि गेट ही ट्रिगर कराता है ऑपरेशन, दैट व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ट्रिगर। सो ये मेरा पॉजिटिव हो गया। अब देखो आउटपुट कैसे ड्रॉ होगी। मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट पॉइंट, when any counter is defined in the mode the output pin becomes high। सबसे पहले मेरी आउटपुट पिन हाई रहेगी, जैसे ही मेरा काउंटर मेरा लोड हुआ आउटपुट पिन मेरी हाई चलती आ रही थी। और लास्ट पॉइंट पढ़ो अब इसमें, दोबारा एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। when any counter is defined in mode 1 the output is 1 and when 8 or 16 bit data n is loaded in the counter register and when the positive edge is applied on the gate register, gate, then data n is transferred from counter register to counter element at the next negative edge of the clock input। और आउट क्या हो जाएगा उस केस में, 0। तो क्या क्या ऑपरेशन हुआ, क्लॉक हो गई हमारी, काउंटर हमारा लोड हो गया, उसके बाद काउंटर हमारा डिक्रीमेंट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं काउंटर रजिस्टर से काउंटर एलिमेंट में आना। कि काउंटर रजिस्टर में लोड हो गया एन, बट काउंटर एलिमेंट में कब आता है, जब मेरी गेट पॉजिटिव हो जाती है। तो जैसे ही अब ये मेरी पॉजिटिव हो गई, अब मेरा काउंटर डिक्रीमेंट शुरू होगा होना, बट कब डिक्रीमेंट होगा, सिर्फ नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पे, पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक पे नहीं होगा वो डिक्रीमेंट। अब देखो, अब यहाँ से मेरा काउंटर डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा और जब काउंटर डिक्रीमेंट होता है तब मेरा आउट लो हो जाता है। वैसे बाय डिफॉल्ट आउट इसमें हाई रहता है, बट जैसे ही मेरा काउंटर डिक्रीमेंट होना शुरू होता है और वीकेंड से जब गेट 1 होता है, ये मेरा काउंटर डिक्रीमेंट हो गया हर नेगेटिव एज पे। तो जैसे ही मेरा काउंटर हो गया ये कंप्लीट, टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो गया, आउट दोबारा से 1 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये दोनों आपको याद रखने ही पड़ेंगे। गेट शुड बी 1, तभी मेरा जो काउंटर है वो डिक्रीमेंट करना शुरू करता है। राइट शुड बी हाई, तभी काउंटर लोड होता है। आउटपुट इस केस में बाय डिफॉल्ट 1 रहती है और जैसे ही मेरा काउंटर डिक्रीमेंट शुरू होता है आउटपुट बिकम्स लो एंड अगेन आउटपुट बिकम हाई, जैसे ही मेरा टर्मिनल काउंट एग्जॉस्ट हो जाता है। ये वर्किंग है मोड 1 की। अब इसमें एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, वो क्या, अच्छा इसको मैं लिखना भूल गई हूँ, दिस इज गेट पल्स एंड नीचे वाला हमारा आउटपुट पल्स होगा। तो अब देखो, गेट मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव है, फिर मैंने बीच में इसको नेगेटिव कर दिया, देन मैंने अगेन इसको पॉजिटिव कर दिया। सपोज ये मेरे पास क्लॉक थी, ये मेरा सेकंड एग्जांपल है, ये मेरे पास क्लॉक थी। राइट बार अब मैं बार बार नहीं बनाऊंगी क्योंकि राइट बार आपको समझ आ गया होगा कि जब भी पॉजिटिव होगा तभी मेरा काउंटर लोड होगा। सपोज मेरा काउंटर लोड हो गया, दिस इज माई गेट एंड दिस इज माई आउटपुट।